बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार की जा रही हैं। फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। दिफाई इदारे से मिलकर मरबूत प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान के दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया। उनके खिलाफ जबकि दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। इस सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना और ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मरबूत प्लान बनाएं, जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। फिर डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर ने कहा, कुरम का मसला हल हो चुका है, रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। कुरम में दहशत गर्दी का नहीं, 2 ग्रुप्स का मसला था। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। वज़ीर आज़म को बताया, हमारे 13 लोग शहीद हुए, लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है। जो कुरम को पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और 2 ग्रुप्स था, एक लड़ाई का मसला था। रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीज़ों को जन्म देती है। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। तो मैंने अपना मौके यहाँ पे बयान किया कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करूँगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही हिसाब चलेगा। जी, मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में, उनकी रिहाई। नंबर 1। नंबर 2, हमारे 2 कमीशंस हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ा के इसे अफोर्डेबल करें और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी को लेकर आएँ, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है 1200 मेगावाट का, उसका वज़ीर आज़म ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुके हैं। उसकी कॉन्क्रीट पोरिंग भी शुरू हो चुकी है, जिस पर मैं पिछले दिनों गया था। तो ये चीन के इश्तराक से एक बड़ा
منصوبہ ہے جو ہمیں گرین انرجی دے گا. اسی طرح جو ہائیڈل انرجی کے پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں گرین ٹرانزیشن میں بڑی مدد ملے گی. چوتھا جو ہمارا پانچواں اس میں سیکٹر ہے وہ ایکوٹی امپاورمنٹ ایتھکس کا ہے، جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے سوشل سیکٹرز کو ٹارگٹ کریں گے اور ایس ڈی جیز جو کہ ہماری کمٹمنٹ اپنے آپ سے ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر عوام کے لیے غربت ختم کرنی ہے، بھوک ختم کرنی ہے، جہالت ختم کرنی ہے، بیماری ختم کرنی ہے، لوگوں کو بہتر مواقع دینے ہیں، ناہمواری ختم کرنی ہے، اور ہم نے خاص طور پہ خواتین اور نوجوانوں کو ترقی کے مواقع دینے ہیں. اس کے لیے ایک ایجنڈا تیار کیا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے، جس پر ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، چونکہ یہ تمام شعبے صوبوں کے پاس ڈیوالو ہو چکے ہیں. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم اب کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا. دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے کہ جو 2.55% کی آبادی کے بڑھنے کی شرح کے ساتھ ترقی کر سکے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے پی ٹی آئی کے احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی درخواست ضمانتیں منظور جبکہ 150 کی خارج کر دی. ملزمان کو 5-5 ہزار روپے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم بھی دیا گیا. 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئیں. ملزمان کے خلاف 10 تھانوں میں 13 مقدمات درج ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ اگر بلوائیوں کے لیے ریلیف ملے گا تو ملک میں 9 مئی بار بار ہوگا. ایک طرف معافی نامہ دیتے ہیں، دوسری طرف یہ باہر نکل کر غلط زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ 9 مئی دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ سولر پینلز شفاف طریقے سے تقسیم کیے جائیں گے. مریم نواز انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتی. اگر جو ہے وہ اس طرح کے بلوائیوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر ایک مطلب ریلیف ملے گا تو پھر I'm sorry پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کے والدین جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کا خدا کا واسطہ اور ترلے ملتے کرتے ہیں. دوسری طرف باہر نکل کر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے کچھ کلپس دیکھے جو لڑکے باہر نکلے تھے اور ان کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے؟ یعنی یہ بہت بڑا سوال ہے. 2024-25 کے مالی سال میں اپنے بجٹ سے کوئی 10 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ رقم خرچ کی جائے گی، جس میں 1 لاکھ سولر پینلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. بیلٹنگ کے ذریعے پھر شفاف انداز سے اس کو تقسیم کیا جائے گا.